सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, देश के नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आइए मैं आपको बताता हूं पहली अहम खबर, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कहां से है। बिहार के दरभंगा में हुए ब्लास्ट के 10 दिन होने वाले हैं। 3 राज्यों के एटीएस के बाद अब एनआईए ने भी जांच की कमान संभाल ली है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट से जुड़ी अंदर की खबर के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर दरभंगा में हैं। धमाकों से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। जांच के दौरान ब्लास्ट के आतंकी हमला होने की आशंका पुख्ता होती जा रही है। पाकिस्तान और नेपाल के कनेक्शन जुड़ने की बात भी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के बाद एक बार फिर इंडियन मुजाहिदीन के एक्टिव होने की बात भी सामने आ रही है। ये रिपोर्ट जिस धमाके से अचानक आतंक की आहट सुनाई पड़ने लगी, जिस लो इंटेंसिटी ब्लास्ट के बाद खौफ की तीव्रता बेहिसाब बढ़ी हुई, जिस विस्फोट के बाद जांच एजेंसियां एक पैर पर खड़ी, समूचे देश की जांच एजेंसी एक्टिव हो चुकी। एनआईए ने खुद कमान संभाल ली। अब जैसे जैसे आगे जांच बढ़ रही, इस विस्फोट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। विस्फोट का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस धमाके की साजिश की जड़ें सरहद पार पसरी हुई। तो सवाल उठता है कि क्या दरभंगा में ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी? क्या दरभंगा में ब्लास्ट करने वाला नेपाल फरार हो चुका है? अगर पाकिस्तान में साजिश रची गई तो इसके कितने मोहरे हैं? क्या ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट किसी बड़े धमाके का रिहर्सल है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए इस धमाके की साजिश को कड़ी दर कड़ी समझिए। जिस पार्सल में धमाका हुआ वो तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन से बुक किया गया था। कपड़े की गठरी में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 7 जून को धमाका हुआ। यूपी एटीएस ने इस मामले में यूपी के शामली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शामली से गिरफ्तार आरोपियों के पाकिस्तान से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि दरभंगा ब्लास्ट का नेपाल से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब तक यह मामला बिहार के दरभंगा, तेलंगाना के सिकंदराबाद, यूपी के शामली और झारखंड के चतरा से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब यह मामला सीधे नेपाल से भी जुड़ गया है। दरभंगा ब्लास्ट के नेपाल कनेक्शन के खुलासे के बारे में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि इसका पाकिस्तान कनेक्शन किस तरह सामने आ रहा है। दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट में यूपीएसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के कैराना से 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान सलीम और कफिल के रूप में हुई है। क्योंकि इस मामले के जो तार थे वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के आईएसआई से जोड़े जा रहे थे, जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की तफ्तीश एनआईए को सौंप दी गई थी। लिहाजा इस एंगल से मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है इस पूरे मामले में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो। यही है शामली वाला सलीम, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है। सूत्रों का दावा है कि दरभंगा ब्लास्ट का एक सिरा सलीम के साथ जुड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि सलीम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। दरभंगा में ब्लास्ट कराने की जिम्मेदारी आईएसआई ने सलीम को दी थी। ब्लास्ट करने का ठेका तेलंगाना के एक युवक को दिया गया। दरभंगा को दहलाने के लिए आईएसआई ने करोड़ों रुपए की फंडिंग की थी। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले एक लड़के के जरिए सलीम का आईएसआई से संपर्क शुरू हुआ। बताया गया कि दरभंगा ब्लास्ट को लेकर आईएसआई की पहली बातचीत कैराना के सलीम से हुई। सलीम ने अपने गांव के ही दोस्त कासिम उर्फ कफील को अपने प्लान में शामिल कर लिया। इसके बाद ही सलीम ने तेलंगाना के सिकंदराबाद के युवकों के साथ मिलकर दरभंगा ब्लास्ट की साजिश रची। हालांकि कफील के पिता अपने बेटे को बेगुनाह बता रहे हैं। ये आरोप कहीं से कहीं तक सही नहीं हो सकते, क्योंकि इसका कोई बैलेंस ही नहीं है।
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बहन होती है ना कुनबा जोड़ा। कफील यहाँ रहता है, वो वहाँ रहता है। वो जो आदमी चोरी करेगा या संदूक लेकर चलेगा, उस पर अपना नंबर डालेगा। इसको दुनिया अकल से सोच सकती है या नहीं सोच सकती है? नंबर डाल दिया, जिसका चाहिए डाल दो। ये तो अपना हाथ का नंबर हो गया। मैंने भी फोटो में देखा, बड़े बड़े नंबर लगे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने नंबर डाल दिया। किसी और का भी लिख सकते थे, तो आपकी मेहरबानी। जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पर उनका ही नंबर था, लेकिन इन दावों से इत्र जांच अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। धमाके के लिए हुई करोड़ों की फंडिंग की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। कैराना के युवकों की आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से क्या बात हुई, ये बात हमारी सुरक्षा एजेंसियां पता करने की कोशिश कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां पुलिस के माध्यम से ये भी पता करने की कोशिश कर रही हैं कि कैराना के कुछ खास लोगों के अकाउंट में कहां-कहां से पैसा पहुंचा है। यूपी एटीएस वेस्ट यूपी में आईएसआई की कड़ियों को जोड़कर साजिश की जड़ तक पहुंचने की फिराक में है, तो बिहार एटीएस और एनआईए की टीम उस संदिग्ध को तलाश रही है जिसके नाम पर पार्सल आया था, जो धमाके के ठीक बाद धमाके वाली जगह के नजदीक खड़ा था। सामान बुक कराने और रिसीव करने वाले का नाम भी एक ही, मोहम्मद सूफियानी दर्ज है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक कोई भी व्यक्ति इस सामान को लेने दरभंगा स्टेशन नहीं पहुंचा है। सूत्रों की माने तो एटीएस को 2016 से ही मोहम्मद सूफियान की तलाश थी और अब ये पार्सल भी मोहम्मद सूफियान का होने से शक ज्यादा गहरा हो गया है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चला है कि एटीएस को जिस सूफियान की तलाश है और जिसके नाम पर पार्सल है, वो दोनों सूफियान एक ही व्यक्ति है। इधर एनआईए की पूरी जांच एक नाम के इर्द गिर्द है, मोहम्मद साफियान, जिसके नाम से पार्सल बुक कराया गया था। स्थानीय पुलिस जीआरपी से जो इनपुट मिला है उसके आधार पर एनआईए की टीम मोहम्मद साफियान की खोज में लगी है। उसके स्थानीय कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मोहम्मद साफियान झारखंड के चतरा का रहने वाला है और उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है। जांच को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। जांच के दौरान जब अफसरों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो ब्लास्ट के तुरंत बाद एक व्यक्ति घटना वाली जगह पर पहुंचता है, थोड़ी दूर से सभी चीजों को देखता है और फिर आरपीएफ दफ्तर के बाहर से पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगाह बनाए रखता है। वो लगातार अपने मोबाइल से किसी से बात करते हुए भी दिखता है। हालांकि संदिग्ध व्यक्ति ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, लेकिन सिर पर टोपी और दाढ़ी जरूर दिखाई दे रही है, जिससे पुलिस की शक की सुई इस टोपी वाले संदिग्ध शख्स पर टिक गई। तकनीकी सेल की टीम ने दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट के समय कौन कौन मोबाइल यहां पर काम कर रहा था, इसकी जांच की है। टावर थंब में कई मोबाइल नंबर मिले हैं, जिसमें काफ़ी मशक्कत के बाद एक नंबर संदिग्ध पाया गया है। घटना के समय काफ़ी देर तक इस नंबर से दूसरे राज्यों के लोगों से बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार यह नंबर आइडिया का बताया जा रहा है और इस नंबर का नेटवर्क फिलहाल नेपाल में है। सूत्रों की माने तो इन तमाम बिंदुओं की जानकारी एनआईए की टीम को है। इस स्थिति में भटकल के बाद एक बार फिर एनआईए की नज़र नेपाल पर होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भटकल का नेपाल और दरभंगा मॉड्यूल अभी तक सक्रिय है। एक 50 ml की छोटी शीशी से हुए केमिकल धमाके के बाद एक बार फिर आतंकी आईएम मॉड्यूल की सक्रियता को लेकर शक पुख्ता हो गया है, क्योंकि आतंक का दरभंगा कनेक्शन काफी पुराना रहा है। इस जिले में इंडियन मुजाहिदीन के चीफ यासीन भटकल ने शिवधारा से बतौर साइकिल मैकेनिक काम शुरू किया था। साथ ही यहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का निवासी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू ने बाद के दिनों में इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। उसने पाकिस्तान से कई आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश दिलवाया था और इसी दरभंगा में 7 साल बाद एनआईए की टीम ने एक बार फिर से दस्तक दी है। इस वक्त जेल में बंद यासीन भटकल जब दरभंगा में था तब उसने पाकिस्तानी आतंकी को यहीं ठहराया था। उसी पाकिस्तानी आतंकी की मदद से इलाके के कुछ नौजवानों के दिमाग में आतंक का जहर घोला था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश में कई जगहों पर हुए बम विस्फोटों में
संलिप्तता के आरोप में कई जगहों से इसी निशानदेही पर गिरफ्तारियां की गई थी। इनमें से एक मोहम्मद आदिल पाकिस्तान का रहने वाला था और बाकी 12 लोग दरभंगा के ही निवासी थे। पाकिस्तानी आतंकी जियाउर रहमान उर्फ वकास को नेपाल के रास्ते भारत लाने का काम तहसीन अख्तर ने ही किया था। इसके बाद उसने 40 लड़कों को आतंक की यही ट्रेनिंग दी थी। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलखुश नगर में हुए दोहरे बम धमाके के लिए आईडी का जो इस्तेमाल हुआ था उसे तहसीन अख्तर ने ही बनाया था। और इन सभी बातों का खुलासा 29 अगस्त 2013 को भारत नेपाल सीमा के रक्सौल से पकड़े गए यासीन भटकल ने किया था। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद दरभंगा मॉड्यूल खत्म सा हो गया था, लेकिन एक बार फिर इनके एक्टिवेट होने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि दरभंगा में ब्लास्ट होने से पहले बिहार के बांका की मस्जिद में भी ब्लास्ट हुआ था। मदरसे में हुए धमाके में एक मौलवी की मौत हो गई थी, जबकि दरभंगा में ब्लास्ट के ठीक 3 दिन बाद सिवान के एक मस्जिद में भी धमाका हुआ था। यही वजह है कि जांच एजेंसियां एक पैर पर खड़ी। बिहार एटीएस, यूपी एटीएस, तेलंगाना एटीएस की जांच के बाद अब खुद एनआईए ने मोर्चा संभाल लिया। आतंक के समूल नाश के लिए उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश हो रही। इसी कड़ी में उस मोहम्मद सूफियान को पुलिस खोज रही, जिसके नाम पर सिकंदराबाद से दरभंगा पार्सल भेजा गया था, जिसके बारे में आशंका है कि वो आतंक के दरभंगा मॉड्यूल का नया कमांडर, जिस पर पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग लेने का शक है। जांच एजेंसियां पाकिस्तान की शह पर नाचने वाले इस मोहरे को खत्म करने की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद मुल्कों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। हर कोई अपनी अदावत के चलते एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए अड़ा हुआ है और इस बीच 2 फ्रंट्स पर प्रचंड वॉर के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रिगर ऑन होने के साथ ही 4 मुल्क भिड़ने को तैयार हो चुके हैं, वो भी समंदर के एक आइलैंड पर। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पहला धमाका कहां होगा? एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर मिसाइलों जैसे विध्वंसक किस इलाके में कोहराम मचाएंगे? किस मुल्क की हस्ती मिटेगी और कौन दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा? आखिर बेहिसाब बम, गोला और बारूद किसकी बलि लेगा? ये रिपोर्ट। साल 2021 के आगाज के साथ ही दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा था। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे प्रचंड युद्ध की आहट ने हर किसी को सन्न कर रखा था। और ये संकेत अभी भी जारी, क्योंकि मौजूदा वक्त में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुल्क ऐसे जो खुद को किसी भी वक्त जंग में झोंकने के लिए आमादा है। हालात ठीक वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने थे। यानी जिस बात का डर था, अब वही होने की आशंका बढ़ती जा रही। जिस तबाही से दुनिया के मुल्क अब तक बचते आ रहे थे, 7.5 दशक बाद उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक तबाही दस्तक दे चुकी, क्योंकि एक बार फिर समंदर में जंगी पेड़ मोर्चा संभाल चुके। एक बार फिर आसमान में लड़ाकू विमान परवाज भर रहे हैं। एक बार फिर विध्वंसक हथियारों के साथ दुनिया के 4 ताकतवर मुल्क आमने सामने आ चुके। मकसद सिर्फ एक, अपने दुश्मन का वजूद मिटाना और ब्लू बैटल ग्राउंड में अपनी बादशाहत कायम करना। आखिर कौन है वो मुल्क? पहले उसे देख लीजिए। अमेरिका वर्सेस चीन, रूस वर्सेस ब्रिटेन। 2 समंदर में 4 शक्तिशाली मुल्कों के बीच तनातनी क्यों बढ़े? क्यों समुद्री जंगबाज एक्शन में आए? क्यों युद्ध जैसे हालात बने? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बात हैरान करने वाली कि अमेरिका, रूस और चीन में टेंशन की खबरें तो बीते कई महीनों से सामने आ रही, मगर अचानक ही इस खेमे में ब्रिटेन ने एंट्री कैसे मारी? आखिर क्यों ब्रिटेन महाबली रूस से जंग में अड़ा है, वो भी तब जब कोरोना के चलते ब्रिटेन में त्राहिमाम मचा है। अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी कोरोना वायरस के दंश से करा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी कोरोना के चलते बैटलफील्ड में तो नहीं उतरा। अगर ऐसा है तो ब्रिटेन को चीन के खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहिए था। अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में अपने समुद्री लड़ाकों को तैनात करना चाहिए था। लेकिन ब्रिटेन इससे ठीक उलट ब्लैक सी में जंगी बेड़ों के साथ डटा है और ब्रिटेन के टारगेट पर है रूस। तो क्या जल्द ही ब्रिटेन अपने नए दुश्मन रूस से भिड़ने वाला है? क्या बोरिस जॉनसन का मकसद है महाबली रूस की अकड़ को तोड़ना? आखिर दोनों मुल्कों के बीच तलवारें क्यों खिंची? ये जानने के लिए आप ब्लैक सी के वॉर जोन से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। ब्लैक सी की लहरों को चीरकर आगे बढ़ता है जंगी जहाज ब्रिटेन का है।
जिस पर अचानक ही रूसी सेना के फाइटर जेट ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार कर दिया। बिना किसी वार्निंग के रूसी फाइटर ने ब्रिटिश नेवी के डिस्ट्रॉयर पर बारूद बरसाया। जैसे ही मिसाइलें गिरी, डिस्ट्रॉयर पर तैनात नेवी के कमांडो एक्शन में आ गए। ब्रिटिश नेवी ने भी रूस के लड़ाकू विमानों पर हमला करने की तैयारी कर ली। हालांकि रूसी लड़ाकू विमान ने सीधे डिस्ट्रॉयर को टारगेट नहीं किया, लेकिन उसके आसपास जबरदस्त बमबारी की। मकसद था ब्रिटिश नेवी के डिस्ट्रॉयर को क्रीमिया के समुद्री इलाकों से पीछे धकेलना। आग उगल रहे फाइटर जेट के कहर से बचने के लिए ब्रिटेन को आखिरकार डिस्ट्रॉयर को पीछे हटाना पड़ा। लेकिन जैसे ही इस घटना की खबर पुतिन को मिली, सीधे मॉस्को से लंदन के लिए कॉल गया और रूस ने ब्रिटेन को आखिरी चेतावनी दी। क्रीमिया के समुद्री इलाकों में दोबारा घुसने पर भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी। Recognize the Russian annexation of Crimea. It was illegal. These are Ukrainian waters, and it was entirely right to use them to go from A to B. ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन रूस के इस आक्रामक रवैये से नाराज दिखे और ब्रिटेन ने भी रूस के ललकार पर पलटवार करते हुए अपनी जंगी बेड़ों को ब्लैक सी में भेजने का फैसला लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ब्रिटेन ने रूस की समुद्री सीमा को तो नहीं तोड़ा। ऐसे में रूस और ब्रिटेन के बीच ब्लैक सी में जंग जैसे हालात क्यों बने, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। ब्लैक सी के पास मौजूद क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा है, जिस पर अवैध रूप से रूस ने कब्जा कर रखा है। इस इलाके में रूस का दबदबा है, तो वहीं यूक्रेन के ब्रिटेन से अच्छे संबंध हैं। अक्सर ब्लैक सी के समुद्री जोन में ब्रिटेन की नौसेना का मूवमेंट रहता है, मगर ये बात रूस को नागवार गुजरी और इसी के चलते रूस ने ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयर को पीछे धकेलने के लिए आसमान में सुखोई फाइटर जेट से बमबारी की। बस इसी बात के चलते दोनों मुल्क ब्लैक सी में एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए कूद पड़े। तो वहीं साउथ चाइना सी में भी वॉर की आहट तेज हो गई। बीते कई महीनों से अमेरिका और चीन तो आमने सामने की जंग के लिए खड़े ही थे, लेकिन इस बार फिलीपींस चीन को ललकार रहा है, क्योंकि ताइवान की तरह फिलीपींस को भी अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है। साउथ चाइना सी को लेकर चीन और फिलीपींस में भी दशकों से विवाद चल रहा है। इसी बीच अमेरिका F-16 फाइटर जेट और एंटी शिप मिसाइल फिलीपींस को देगा, ताकि ड्रैगन कंट्री के आइलैंड को फॉर लैंड में तब्दील किया जा सके, चीन को चारों तरफ से घेरा जा सके। मतलब साफ है कि इस बार ब्लू बैटल ग्राउंड में तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई, वो भी पूरी तैयारी के साथ विस्फोटक अंदाज में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देश के 100 करोड़ हिंदुओं का सपना साकार होने के करीब है। भगवान प्रभु श्री राम की नगरी का कायाकल्प होने वाला है। रामलला की अयोध्या नगरी कैसी होगी, सरयू नदी में घाट कहां कहां होंगे, दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं का यहां तक आवागमन कैसे होगा, अयोध्या का पूरा विकास मॉडल कैसा होगा, इसकी पूरी परिकल्पना तैयार हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी निगरानी में इस पर काम हो रहा है। उनकी निगरानी में दिशा निर्देश उनकी तरफ से आ रहे हैं ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण में रत्ती भर कमी न रह जाए। ऐसे में आज हम आपको पीएम की नज़र से अयोध्या का विकास मॉडल दिखाएंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश होगी कि क्या रिव्यू मीटिंग के जरिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साधने की तैयारी भी है इसमें। ये रिपोर्ट देखिए। रामलला की नगरी का विकास ये मिशन बड़ा है। अयोध्या का विकास करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम मंदिर आंदोलन से हमेशा जुड़े रहे, रामलला के मंदिर की नींव रखी। 2024 से पहले राम मंदिर के निर्माण को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। अयोध्या के विकास को लेकर बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट्स पर अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्चुअल रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने विकास मॉडल के ब्लूप्रिंट की पूरी तैयारी ली। TV9 भारतवर्ष भी आपको अयोध्या के विकास मॉडल की एक्सक्लूसिव डिटेल जानकारी देगा। हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो भी ले जाएंगे और विकास मॉडल पर लोगों की राय से रूबरू करवाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए
कि ये मीटिंग इतनी अहम क्यों थी। वैसे विपक्ष अयोध्या के विकास को बहाना बता रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव पर निशाने की बात कह रहा है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत 13 लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से, जबकि दूसरे मंत्री और अधिकारी सीएम योगी के आवास से मीटिंग में जुड़े। ये बैठक करीब 45 मिनट चली। इस मीटिंग का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी ने खुद अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर कई फीडबैक दिए। रिव्यू मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या का विकास मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं में आध्यात्मिकता का सृजन हो, वो संस्कार के साथ आध्यात्मिक की शिक्षा प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या की प्रगति को गति प्रदान करनी है। ये हमारा सामूहिक प्रयास है। हम अयोध्या की पहचान को समझें और इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को जीवित रखें। पीएम ने अयोध्या विकास मॉडल को समय से पूरा करने के लिए कहा। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या जरूर आना चाहिए। रिव्यू मीटिंग की 3 बड़ी बातें इसकी तस्दीक है। रामलला का मंदिर और अयोध्या का विकास सरकार के एजेंडे में टॉप पर है और इसे जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि बैठक में योजनाओं को जमीन पर लाने और भविष्य के लिए उन्हें तैयार रखने की रणनीति पर चर्चा हुई। अयोध्या का संत समाज इससे खुश है। जो भी विकास की बात चल रही है और इसमें जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, जो भी योजनाएं हैं, वह बहुत अच्छी हैं। एक प्रकार से यह नगरी एक पर्यटक नगरी के रूप में विश्व में दिखाई देगी, केवल भारत में नहीं विश्व में दिखाई देगी, जैसा योजनाएं बनी हुई है। वैसे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अयोध्या को वर्ल्ड सिटी बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया गया और केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं से अयोध्या को चमकाएंगी। इन्हीं परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग बैठक की। TV9 के पास इस विजन डॉक्यूमेंट की डिटेल जानकारी है। इसमें 3 तरह की योजनाएं शामिल हैं, जिसमें खास है 10,000 करोड़ रुपए से ग्रीन फील्ड सिटी योजना विकसित की जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है। 2,000 करोड़ रुपए से सरयू तट पर 13 किलोमीटर क्षेत्र में विकास कार्य होगा। 2,588 करोड़ रुपए की लागत से 65 किलोमीटर में रिंग रोड बनना है। 289 करोड़ से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग बनेगा। 275 करोड़ रुपए में पर्यटन केंद्र बनेगा। यह अयोध्या के विकास का मॉडल है, जिससे अयोध्या नगरी चमकेगी और 2024 तक मंदिर निर्माण के साथ रोजाना 1 लाख पर्यटक अयोध्या आएंगे। मतलब साफ है, 2022 से 2024 तक अयोध्या 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था केंद्र बनकर तैयार हो चुका होगा। और चाहे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव या फिर 2024 लोकसभा चुनाव, राम मंदिर मुद्दा पिछले 3-4 दशक की तरह इस बार भी छाया रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार बात अयोध्या नगरी के विकास की होगी। इससे ही जुड़े सवाल हमने अयोध्या के लोगों से पूछे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला है और इस कार्यशाला के जो पत्थर हैं, उन पत्थरों पर अयोध्या में चले एक बृहद संघर्ष की गाथा लिखी और साथ ही 2022 में आने वाले चुनाव की तस्वीर और उसकी परछाई भी यहीं दिखाई पड़ती है। अयोध्या की नई तस्वीर आप देख रहे हैं, जो नया निर्माण हो रहा है, विजन डॉक्यूमेंट है। क्या भाव आपके हृदय में आ रहा है? एक अयोध्या जी की नई तस्वीर लोगों को दिखाया है। जिस तरह से एक अयोध्या जी के विकास सबके मन पटल पर सबको रखा है, उस तभी संपन्न हो पाएगा जब ये एक बार पुनः बहुमत से आएंगे। योगी जी को पूरा श्रेय जाता है इसका। इसके पहले जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने क्या किया अयोध्या के लिए? योगी जी को अयोध्या और राम का सहारा है इस बार। वो तो रहेगा ही, योगी और मोदी दोनों को रहेगा। क्या अयोध्या का विकास विपक्ष की चुनावी बिसात पर भारी पड़ेगा? क्योंकि न सिर्फ राजनीतिक दलों की ओर से बल्कि सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा तेज दिखाई दे रही है। ऐसे में यही सवाल हमने बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी से भी पूछा। 22 का चुनाव आने जा रहा है, उसमें ये सब मुद्दा रहेगा? अयोध्या में जो चीजें नई हो रही हैं, सब मुद्दा बनेगा? अगर इसका विकास हो गया तो मुद्दा रहेगा, फायदा होगा इसका। बिल्कुल फायदा होगा। वैसे सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि 1990 के बाद ये शायद पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा जब राम मंदिर आंदोलन की नहीं बल्कि अयोध्या के विकास मॉडल की चर्चा होगी। 100 करोड़ हिंदुओं का सपना साकार करने की बात होगी।
अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और उत्तर प्रदेश में माफिया के पसीने छूट रहे हैं। यूपी के माफिया पर ताबड़तोड़ कानूनी कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार ने माफियाओं की 11 अरब से ज्यादा की चल अचल संपत्ति या तो जब्त कर ली है या ध्वस्त कर दी गई है। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ हुई है। यूपी में एक्शन से माफिया की टूटी कमर। यूपी में माफिया की 11 अरब से ज्यादा संपत्ति जब्त। यूपी में अतीक मुख्तार गैंग को सबसे बड़ी चोट। यूपी के माफिया बिलबिला रहे हैं। यूपी में माफियाओं पर योगी सरकार की लगातार कार्रवाई से माफियाओं की जमीन खिसक गई है। यूपी सरकार के कानूनी प्रहार से माफिया पस्त हो गए हैं। योगी जी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, अपराध के खिलाफ जो मुहिम है वो जितना इस सरकार ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया। आज कोई माफियाओं का नाम आपको कहीं सुनाई पड़ता है क्या? आज कोई अपहरण डकैती की इस प्रकार की घटनाएं कभी आपको सुनाई पड़ रही हैं क्या? आज कोई रंगदारी और वसूली की कोई घटनाएं कहीं आपको दिखाई पड़ती हैं क्या? यूपी में माफिया पर कार्रवाई की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज किए गए। 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 25 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से 11 अरब 28 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर कार्रवाई की गई। 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई। मई 2021 तक मुख्तार गैंग के 158 अपराधी गिरफ्तार किए गए। 122 असलों के लाइसेंस निरस्त हुए। 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर, 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर NSA की कार्रवाई की गई। इसको जब्त किया गया है गैंगस्टर एक्ट में। तो ये इस पूरी कार्रवाई का ब्यौरा है और 24 करोड़ इसकी अनुमानित लागत बताई जा रही है। और आपको हम एक और यहाँ तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये जो मस्जिद है ये भी इसी ज़मीन में बनाई गई है। इसको ज्यों का त्यों प्रशासन ने छोड़ दिया है। आज शुक्रवार का दिन है, नमाज पढ़ करके नमाजी यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये भी उसी का हिस्सा है। और ये जो इसमें और भी दूसरी जो आपको इमारतें दिखाई पड़ रही हैं, वहाँ भी इस कार्रवाई का ब्यौरा देखिए अंकित है। निशान दिखाइएगा। देखिए, ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जो जब्त की गई वो आदेश उस दीवार पर चस्पा हुआ है लाल रंग में। योगी सरकार ने साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर भी कार्रवाई की। यूपी के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में अतीक अहमद गैंग की सबसे ज्यादा संपत्ति जब्त की गई है। अतीक अहमद और उनके 89 गुर्गों पर प्रयागराज क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई की गई। अब तक 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। अतीक गैंग के 60 सदस्यों के असले निरस्त किए गए। अतीक गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज कर 9 को जेल भेजा गया। अतीक के 11 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। मुख्तार और अतीक अहमद के अलावा दूसरे कुख्यात माफियाओं पर भी योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। उनकी संपत्ति जब्त कर रही है या उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सोनभद्र जेल में बंद माफिया सुंदर भाटी पर भी कार्रवाई की गई। सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्यों पर कार्रवाई में 30 करोड़ 24 लाख की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। बलिया जेल में बंद माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह पर भी कार्रवाई की गई। कुंटू सिंह गैंग के 43 सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई में 20 मुकदमे दर्ज कर 43 की गिरफ्तारी की गई। माफिया के खिलाफ योगी सरकार की रणनीति पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की रही है। पहले भी कई बार माफियाओं के खिलाफ कानूनी हथौड़ा चल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पश्चिम बंगाल चुनाव तक किसान आंदोलन की चर्चा गर्म रही। कोरोना त्रासदी के दौरान एक विराम लग गया था, लेकिन 7 महीने पूरे होने के बाद शनिवार की सुबह किसानों ने सरकार को यह एहसास दिलाया कि किसान हटे नहीं बल्कि डटे हैं। शनिवार को हर राज्य में किसान राजभवन तक जाने निकले। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बेहद जोश में नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो हाल हुआ वैसा ही हाल यूपी के चुनाव में भी होगा। आंदोलन में नहीं ढिलाई, सरकार को किसान देंगे दवाई। सरकार से आखिरी बात है, सरकार सुधर जाओ, उसका इलाज हमने ढूंढ ले, इलाज करेंगे सरकार का। कैसा इलाज है बता दीजिए, कुछ ब्रेकिंग चलवा देते हैं। ब्रेक तो हो जाएगा, उनको दवाई ढूंढ ली जो उनसे आराम मिलेगा सरकार को। कौन सी दवाई? दवाई ढूंढ ली, उनको देंगे, इंजेक्शन देंगे उनको। बंगाल में बीजेपी ने देखा ट्रेलर, यूपी चुनाव में दिखेगी पूरी पिक्चर। किसी को समर्थन करेंगे? ना, हम क्यों समर्थन करेंगे? हम तो इनके खिलाफ जाएंगे भाई, जिनकी जो सरकार है या ठीक नहीं है, इसको वोट मत करना, ये कहेंगे। 7 महीने बाद नया प्लान, किसान आंदोलन में नई जान। कल 8वें महीने में प्रवेश करेंगे, 8वें महीने हो जाएंगे, 9 भी होंगे, 10 भी होंगे। जब पूरे इस आंदोलन को 40 महीने हो जाएंगे तो जब उम्मीद है कि जब पूर्ण रूप से इसको कामयाबी मिलेगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत सरकार को चैलेंज दे रहे थे, तो वहीं मोहाली चंडीगढ़ के पास किसानों को संभालना पुलिस के लिए कड़ी चुनौती बन गई। पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों ने सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन पंचकुला की तरफ से आई किसानों की भीड़ ने बैरिकेड को तोड़ दिया। किसानों की भारी भीड़ जमा थी और पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कई किसान मोहाली से चंडीगढ़ जाने में कामयाब हुए। हालांकि पुलिस ने हर जगह सब्र से काम लिया और किसानों से बहुत ज्यादा सख्ती नहीं की गई। इससे पहले पंचकुला में भी बैरिकेड्स को किसानों ने तोड़ दिया था। यहाँ पुलिस का भारी बंदोबस्त था, लेकिन किसान आगे बढ़ गए। पंचकुला से आगे बढ़ने वाले किसान ही चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे थे। चंडीगढ़ पुलिस के लिए कड़ी चुनौती इसलिए थी क्योंकि राजभवन में ज्ञापन देने के लिए पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के किसानों का जत्था यहां पहुंच रहा था। 7 महीने बाद ऐसी तस्वीरें फिर दिखी हैं। एक बार फिर सड़कों पर किसानों की भीड़ थी, फिर एक बार ट्रैक्टरों की कतार नजर आई। नजर आ रहा था वैसा ही जोश, पुलिस की वैसी ही मशक्कत और चिलचिलाती धूप में गर्म होती आंदोलन की आंच। 26 तारीख है, 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ। 26 तारीख में देश में इमरजेंसी लगी। 26 तारीख को पुलवामा हमला हुआ। 26 तारीख को 26 जनवरी आई, देश से सरकार ने एलिगेशन लगाए, धोखा करा हमारे साथ में। तो ये तो सरकार बताएगी 26 तारीख का क्या है। 26 तारीख को इलाज होना इनका। किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राकेश टिकैत आज फिर अपने पुराने तेवर में नजर आए। देश भर में आंदोलन की जानकारी लेते रहे और मीडिया के सामने आकर सरकार को चेतावनी दी। तो अपना भी कहा कि किसान का इलाज पार्लियामेंट में, हमको वहां जा लेने तो भाई, पार्लियामेंट में हमारा इलाज हो, पार्लियामेंट में होगा। बड़ा अस्पताल है किसानों का पार्लियामेंट। इस महीने की शुरुआत से ही हरियाणा के जिंद में और अब राकेश टिकैत सरकार को यूपी चुनाव की याद दिला रहे हैं। माना जा रहा है कि 7 महीने बाद किसान आंदोलन में नई जान फूंकने की रणनीति यूपी को ही केंद्र में रखकर तैयार की जा रही है। राकेश टिकैत खुद उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी के किसान नेता टिकैत के लाखों समर्थक हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार से टिकैत के हौसले भी बुलंद हैं और किसान यूनियन अब इस बार चुनावों में भी बीजेपी को टारगेट करने वाली है। बीजेपी वाले की सरकार है कहाँ, ना उनकी पार्टी हो तो खत्म होगी पार्टी तो। यूपी में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी ना, केंद्र में कहाँ है बताओ, केंद्र में किससे है? बात तो ये हुई थी ना कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार है ना। तो मोदी जी किस पार्टी के हैं? बीजेपी तो है ही नहीं। बीजेपी वालों को तो पहले अपनी पार्टी बचानी चाहिए। उनके बड़े बड़े नेता जो है वो बंद हैं। राकेश टिकैत खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन इशारों में उन्होंने जरूर चेतावनी दे दी। ऐलान कर दिया है कि अगले पार्लियामेंट चुनाव तक भी आंदोलन जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में किसानों की तैयारी का अंदाजा लखनऊ की इन तस्वीरों से ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान यहां पहुंचे थे। राजभवन तक मार्च निकाला गया। पुलिस के रोकने के बाद किसान धरने पर बैठ गए। दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह से सामूहिक खाना बनता है,
वैसे ही किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था थी और किसान पूरे दिन सड़क पर डटे रहे। दिल्ली में भी किसानों का डेलीगेशन 1G हाउस पहुंचा। यहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई गई। किसानों ने उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की, कृषि कानून वापस लेने का ज्ञापन भी दिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसान ट्रैक्टर से पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की सुगबुगाहट तेज होगी, किसान आंदोलन भी नए जोश और कलेवर में नजर आएगा। मोहित ओम के साथ शुभांकर मिश्रा, TV9 भारतवर्ष। चीन में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब, वो जगह जहां से कोरोना वायरस निकला और पूरी दुनिया में फैला। चीन के इस वायरस ने दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा जानें ली, मगर अब इस वुहान लैब को नोबेल प्राइज मिलने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रहा है। इस दावे की हकीकत क्या है, रिपोर्ट देखिए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वो जगह जहां दुनिया के सबसे घातक वायरस का जन्म हुआ और नाम पड़ा कोरोना वायरस। महज कुछ ही महीनों में इस वायरस ने मौत का वो खेल शुरू किया जिससे दुनिया आज तक करहा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इटली, ऐसा कोई मुल्क ही नहीं जहां कोविड-19 वायरस ने तबाही ना मचाई हो। दुनिया भर से सामने आई कई रिपोर्ट्स का दावा है कि छलिया वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर में मौजूद इसी लैब से हुई। कोरोना की हिस्ट्री को लेकर अब तक जितनी भी थ्योरियां सामने आई, उनका सीधा कनेक्शन वुहान में मौजूद बायोलॉजिकल लैब से है। दावा किया जाता है कि वुहान वायरोलॉजी लैब के साइंटिस्ट ने कोरोना का वायरस बनाया और फिर उसे दुनिया के कोने कोने में फैला दिया, यानी लाखों मौतों की जिम्मेदार वुहान की यही लैब है। मगर कोरोना वायरस की जन्मभूमि वुहान लैब को लेकर एक ऐसा दावा किया जा रहा है जो बेहद हैरान करने वाला है। दावा है कि 50 लाख से भी ज्यादा मौतों की जिम्मेदार वुहान लैब को नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। सोशल मीडिया पर इस दावे के चलते कोहराम मचा है, क्योंकि पूरी दुनिया वुहान लैब के कांड से अच्छी तरह वाकिफ है। ये दावा जितना सन्न करने वाला था, उतना ही हैरान भी। नोबेल प्राइज पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है जिन्होंने बीते सालों में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा फायदा किया हो। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। सवाल है कि वुहान लैब ने ऐसा क्या किया जो उसे नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। वुहान लैब को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाएगा? TV9 भारतवर्ष की टीम ने इन सवालों के साथ वुहान लैब को नोबेल प्राइज दिए जाने की सच्चाई खंगालनी शुरू की। पड़ताल के दौरान हम चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पर पहुंचे। यहां हमें पता चला कि वुहान इंस्टीट्यूट को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा, मगर यह सम्मान नोबेल प्राइज नहीं बल्कि CAS यानी चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से दिया जाएगा। यानी चीन खुद ही अपनी इस खूनी लैब को सम्मानित करेगा। हमें यह भी पता चला कि चीन वुहान लैब और उसकी टीम को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देने की मांग कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने नोबेल कोरोना वायरस का जीन सीक्वेंस खोजने के लिए इस पुरस्कार की मांग की है। यानी वुहान लैब को नोबेल प्राइज दिए जाने का दावा सरासर गलत है। हकीकत में चीन की तरफ से इसकी मांग की गई है जो उसे कभी नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर भले ही कम होता दिख रहा हो, लेकिन खतरा अब भी कम नहीं हुआ है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में भी एक नए वेरिएंट से हाहाकार है। बांग्लादेश में तो डेल्टा वेरिएंट के नए वर्जन से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। अब डेल्टा का यही वर्जन दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगने की वजह तक बन रहा है। कई देशों में खौफजदा सरकारों ने इसे कंट्रोल करने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। क्या कोरोना का कहर और ज्यादा टूटने वाला है? क्या आगे महामारी की नई लहरें आने वाली? क्या एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है? इन तीनों सवालों के सेंटर हैं कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, वो वेरिएंट जो बेहद संक्रामक है, जो एक बार फिर पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया में अधूरे वैक्सीनेशन के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ी, पब, पार्टी और बाजार में भीड़ बढ़ी, उसने डेल्टा के जरिए एक और लहर की आशंकाओं को और डरावना आकार दिया है और एक बार फिर दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगने शुरू हो गए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर लॉकडाउन लगा है। पाकिस्तान में जुलाई में डेल्टा प्लस की वजह से लॉकडाउन लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी को 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है और इजराइल में इंडोर में भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो देश अभी अभी कोरोना से उभरने का दावा कर रहे थे, वहां अचानक कोरोना के मामले बढ़ने लगे। इन देशों में वायरस की चपेट में आए ज्यादातर लोग
इसी वेरिएंट के शिकार हुए हैं। लेकिन अब इन देशों में डेल्टा वेरिएंट मिलने की वजह से कोरोना की एक और लहर के खतरनाक होने का डर बढ़ गया है। ऐसे में सरकारें एक्टिव हो गई और लॉकडाउन लगाने का फैसला ताबड़तोड़ हो रहा है। सबसे पहले आपको बांग्लादेश के हालात से रूबरू कराते हैं। बांग्लादेश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अगली सूचना तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 108 और लोगों की मौत हो गई, जो महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में हुई मौतों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। बांग्लादेश में एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि केवल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और केवल इमरजेंसी व्हीकल्स को ही ट्रैवल करने का परमिट होगा। बांग्लादेश के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा दिया है। यहाँ कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 13,976 पर पहुंच गई, जबकि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 5,869 नए मामले सामने आए। बांग्लादेश की सरकार जानती है कि बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बिना कोई दूसरा विकल्प नहीं। यही वजह है कि इस बार जो लॉकडाउन लगा है वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा कठोर है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट राजधानी ढाका में फैल गया और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है। भारत की सीमा से लगे उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भी डेल्टा तेजी से फैला है। जो ही हालात पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में चेतावनी जारी की गई कि जुलाई में डेल्टा की वजह से महामारी की चौथी लहर आ सकती है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री असद उमर ने बिगड़ते हालात को देखते हुए ये बात कही है। संभव है कि अगर हालात बदतर हो तो भारत के एक और पड़ोसी देश में जल्द ही लॉकडाउन लग जाएगा। जो कि चेतावनी ऐसे समय में आई जब पाकिस्तान में महामारी की तीसरी लहर ही कम नहीं हुई। पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1052 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 44 मरीजों की मौत भी हो गई। यही नहीं, पाकिस्तान में अब तक टीके की 1.43 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। अब यही डेल्टा वेरिएंट नए संस्करण के साथ संक्रमण फैलाने की आहट दे रहा है, तो डर का मीटर ऊपर होना स्वाभाविक है। ऐसे में दुनिया में लॉकडाउन रिटर्न की आहट एक बार फिर आने लगी। इजराइल, जिसने सबसे पहले पूरे देश को मास्क फ्री घोषित किया, इंडोर और आउटडोर में मास्क पहनने के नियम हटाए, एक बार फिर खौफजदा है। वहां भी हालात लॉकडाउन जैसे बन रहे हैं। इजराइल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडोर में भी मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। अगले हफ्ते से लोगों को इंडोर में भी मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही इजराइल सरकार ने गैर जरूरी विदेशी यात्रा न करने की सलाह दी है। इजराइल की सरकार डरी हुई है। डेल्टा वेरिएंट ने इजराइल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वजह, देश में हाल फिलहाल में कोरोना के तकरीबन 70% मामलों में डेल्टा वेरिएंट का जिम्मेदार होना। इसी वजह से इजरायली सरकार ने आदेश दिया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, उनकी तुरंत जांच करवाई जाए। आदमखोर बाघ और तेंदुए के हमले की घटनाएं आप कई बार सुन चुके होंगे, आपने देखा भी होगा। मगर इस बार झारखंड के गढ़वा जिले में भालू के अटैक की खबर सामने आई और भालू के इस हमले में 3 लोगों की जान तक चली गई और कई लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला, पूरा वाकया कैसे पेश आया, देखिए। झारखंड के गढ़वा जिले में आदमखोर भालू ने 3 लोगों को मार डाला, जबकि भालू के हमले में कुछ लोग घायल भी हुए। घटना भंडरिया थाने के बरकौल गांव की है, जहां अचानक भालू ने रास्ते से गुजर रहे लोगों पर हमला कर दिया। शाम के वक्त ग्रामीण बरकौल से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में सुनसान जंगल पड़ा। गुजरने के दौरान अचानक ही भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। धान कुटवा के घर जा रहा था, उसमें भालू ने हमला कर दिया। इस बीच में 6 आदमी मौजूद है, 3 स्पॉट डेथ हो गया। इसमें कुछ सरकार की ओर से मदद मिलना चाहिए। जिस जगह पर भालू ने गांव के लोगों पर हमला किया, उस इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही। अक्सर जंगली जानवर लोगों पर हमला करते हैं। इस बार भी भालू ने ग्रामीणों पर हमला किया। बारी बारी से 3 लोगों को मारा, जबकि 3 लोग घायल अवस्था में किसी तरह वहां से बचकर भागने में सफल रहे। जैसे ही इस घटना की खबर प्रशासन को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों ग्रामीणों के शवों को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गढ़वा में पोस्टमार्टम करवाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।